यार बैंक निफ्टी में प्राइस को बढ़ता हुआ देख मैंने कॉल बाय किया। जैसे ही मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट चलने लगा, बैंक निफ्टी फॉल करना स्टार्ट कर दिया। अपनी कॉल साइड की पोजीशन को लॉस में आता हुआ देख मैंने वहां पे लॉस बुक किया और बैंक निफ्टी फॉल करे जा रहा था। उस बेसिस पे मैंने वापस से एक सेकंड पोजीशन बनाई जहां पे मैंने पुट बाय किया बैंक निफ्टी को फॉल करता हुआ देख। पर जैसे ही मैं पुट बाय करता हूं, थोड़ी ही देर में मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है और पुट साइड पे भी मुझे लॉस बुक करके भागना पड़ता है। इसी तरह से रैंडमली ट्रेडिंग करना, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी एज अ बिगिनर, जिस वजह से हमें ट्रेडिंग में आधे से ज्यादा लॉसेस फेस करने को मिलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लॉसेस कम से कम रहें और हमारे सेटअप या स्ट्रेटेजी ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपना एक ट्रेडिंग प्लान फॉर्म करना। जैसा कि आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं ट्रेड में एंटर करने से पहले किन किन चीजों को चेक करता हूं, किन पॉइंट्स पे ध्यान रखता हूं, किस बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान फॉर्म करता हूं और उसको एग्जीक्यूट करता हूं, उस बारे में आपके साथ कुछ शेयर करूं। सो इस छोटी सी पावर पैक वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं शेयर करने वाला हूं, जिन स्टेप्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप खुद भी अपना एक ट्रेडिंग प्लान फॉर्म कर सकते हैं, जो आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन भी काफी इजी कर देगा और इमोशंस भी आपके इंटैक्ट रहेंगे। जो भी स्टेप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से एक भी स्टेप को मिस मत करना, अदरवाइज आपका ट्रेडिंग प्लान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान को फॉर्म करने के लिए 5 स्टेप्स हमेशा रिक्वायर्ड होती है। जिस सीक्वेंस में हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहली स्टेप रहती है व्हाई टू एंटर। आखिर ट्रेड में हमें एंटर करना क्यों है, उसका रीजन हमेशा हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके हमारी ट्रेड सक्सेसफुल जाएगी। सेकेंड स्टेप हमारी रहती है व्हेन टू एंटर। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस डिफाइन करके रखनी है कि फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप होता है तो क्या हो सकता है, गैप डाउन होता है तो क्या हो सकता है। किस पर्टिकुलर कंडीशन बनने के बाद मैं एंट्री के बारे में सोचूंगा, वो कंडीशंस हमें डिफाइन करके रखनी है व्हेन टू एंटर वाली स्टेप में। उसके बाद थर्ड स्टेप आती है हाउ टू एंटर। किस बेसिस पे मैं अपना ऑर्डर पंच करूंगा। कोई पर्टिकुलर सेटअप बनता है, इस टाइप की कोई कैंडल बनती है, XYZ जो भी है, उस बेसिस पे हमें कुछ पर्टिकुलर सेटअप डिजाइन करके रखने हैं। अब ये तीनों तो हो गई हमारी ऐसी स्टेप्स जहां पे एंट्री का क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर लिया है, एंट्री तक का ट्रेडिंग प्लान हमारा रेडी है। फोर्थ स्टेप में आता है कि ड्यूरिंग द ट्रेड हमें क्या क्या चीजें मैनेज करनी है, उसको भी हमें ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड करना है। और फिफ्थ स्टेप में आता है कि एग्जिट क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, वो भी हमारा एंट्री करने से पहले ही डिफाइन होना चाहिए। जब हमारा एग्जिट क्राइटेरिया तक पांचों स्टेप्स पूरी क्लियर हैं, तब जाके 100% हमारा परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान कंप्लीट होता है। अब स्टेप 1 के लिए सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड है वो है प्राइस को एनालिसिस करना। जब हम चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो ये ट्रेडिंग प्लान का सबसे पहला पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही हम प्राइस एनालिसिस करते हैं तो हमारा एक तो डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि हमें बाय साइड की ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है या फिर सेल साइड की ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है, या दोनों ही साइड पे ना जाते हुए न्यूट्रल साइड पे हमें बने रहना है, ये हमारा क्लियर हो जाता है। और सेकंड चीज हमारी ये क्लियर हो जाती है कि क्या हमें बिग मूव के लिए प्लान करना है, चार्ट पे कोई बड़ा मूव मिल सकता है या फिर कोई स्मॉल मूव के लिए प्लान करते हुए चलना है। अब प्राइस एक्शन एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा हमें टॉप डाउन एनालिसिस फॉलो करना है कि बड़े टाइम फ्रेम से चालू करते हुए लोअर टाइम फ्रेम तक हम जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप के लिए जब हमें एनालिसिस करना है तो एक तो बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है, जैसे 1 वीक टाइम फ्रेम हो गया अगर कोई वीकली क्लोजिंग हुई है तो, या नॉर्मली डेली हम टाइम फ्रेम पे वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चेकआउट करना है कि क्या हमारी कैंडल की प्लेसमेंट है, बाय साइड पे हम अच्छे लग रहे हैं डायरेक्शन वाइज या फिर सेल साइड पे हम अच्छे लग रहे हैं। दूसरी बात आपको ये चेकआउट करनी है कि इंटेंसिटी हमारी कहां पे अच्छी रह सकती है, क्या हमें स्मॉल मूव मिल सकते हैं या फिर किस लेवल के ऊपर बड़े मूव मिल सकते हैं या किस लेवल के नीचे बड़े मूव मिल सकते हैं। बस ये दो चीज का आपको आंसर फाइंड आउट करना है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो जैसा यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, यहाँ पे एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है। जिसको आप समझना चाहते हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, क्या क्या प्राइडिक्शन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, तो आप डेली एनालिसिस वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे 2-3 दिन अगर आप एनालिसिस को चेकआउट करेंगे तो आप खुद से अपना एनालिसिस प्रिपेयर कर पाएंगे, जिसमें हम डिटेल में सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो एनालिसिस करना हम यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं, हम प्लान प्रिपेयर करना सीख रहे हैं, जिसका एक छोटा सा पार्ट होता है एनालिसिस। अब फॉर एग्जांपल जैसे आज मंडे का दिन है, डेट है 12 अगस्त, तो आज के लिए हमने कैसे प्लान किया था। सबसे पहले वीकली एनालिसिस में आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक अपसाइड का मूव हुआ, उसके बाद रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चल रही है जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनती है जिसके ब्रेकडाउन के साथ मार्केट पहले सेलिंग में मूव करता है और सेम कैंडल के अंदर में ही वापस से रिवर्स कर जाता है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि जब तक इस कैंडल का मार्केट 50-60% लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में प्लान नहीं कर सकते। और 50-60% का लेवल कहां पे आएगा, एक्जैक्टली 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास।
तो ये लेवल भी मैंने आपको शेयर किया था कि जब तक हम इस लेवल के 50,000 के लेवल के नीचे नहीं जाते तब तक हम सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। तो इस बीच में हमें क्या करना है, यहां पे हमारा माइंडसेट रह सकता है बाय साइड पे, यानी मेजर डायरेक्शन हमें बाय साइड पे फॉलो करते हुए चलना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया डायरेक्शन वाला, एनालिसिस के थ्रू हमने यहाँ पे बाइंग साइड का डायरेक्शन निकाल लिया बड़े टाइम फ्रेम पे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या इंटेंसिटी का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक कैंडल्स के बीच में बने रहते हैं, जैसे यहाँ पे कैंडल के बीच में बने रहे, यहाँ पे कैंडल के बीच में बने रहे, तो जब भी हम कैंडल के बीच में रहते हैं तो वहां पे हमें स्मॉल मूव देखने को मिलते हैं। तो जब कैंडल के बीच में रहेंगे तो वहां पे हमें स्मॉल मूव प्लान करते हुए चलना है। कैंडल के बाहर वापस से ऊपर निकलते हैं तो बाइंग में हमारा डायरेक्शन है, तो उस साइड पे हम अच्छे से प्लान करते हुए चल सकते हैं। या फिर वापस से मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तब हम सेलिंग में अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि साथ के साथ 50-60% का लेवल भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसा हमने डिस्कस किया, जो कि 50,000 का निकल के आ रहा है। सो ये एक तरह से हमारा ब्रॉड माइंडसेट बन गया, जिसके थ्रू हमने डायरेक्शन और ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या हमें बड़े मूव मिल सकते हैं या फिर कहां पे बड़े मूव मिल सकते हैं। अब हमें आ जाना है वन डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि रोज रोज हम वीकली एनालिसिस करने नहीं बैठते हैं, रोज सिर्फ हमें डेली एनालिसिस करना होता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर एक रेंज के अंदर में हम खड़े हुए हैं, जहां पे गैप डाउन खुल के मार्केट रोज सेलिंग में जा रहा था, पर डे बाय डे सेलिंग यहाँ पे श्रिंक होती हुई नजर आई। पहले बड़ी सेलिंग करी यहां से यहां तक, फिर कम हुई सेलिंग, फिर और कम हुई, फिर एक प्रॉपर डोजी कैंडल बनाई और अगले दिन मार्केट गैप अप खुल के फ्राइडे को हायर साइड पे ही उसके सस्टेन कर रहा है। तो जब हायर साइड पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो ये भी हमें यही शो करता है कि जब तक मार्केट थोड़ा नीचे आना चालू नहीं करता 50,000 वगैरह के लेवल के नीचे, तब तक हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में पार्ट नहीं ले सकते। तो इन्हीं पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए स्टेप 1 के अकॉर्डिंग मैंने जब आपसे वीकली एनालिसिस में प्लान डिस्कस किया था मंडे के लिए, जो ये आज की कैंडल है मंडे वाली, इसके लिए मैंने जब आपसे प्लान डिस्कस किया था, आपसे यही कहा था कि मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में हमें बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चलना है। और साथ में ये भी कहा था कि जब तक रेंज के बीच में रहेंगे छोटे मूव्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, अच्छे से ट्रेल करते हुए। अब इसी के साथ स्टेप 1 के लिए आप एक प्रो टिप नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसा हमने डायरेक्शन और इंटेंसिटी ऑफ मूव आइडेंटिफाई कर लिया बड़े टाइम फ्रेम पे, बिग टाइम फ्रेम पे, तो वैसा ही अगर मूव होता हुआ नजर आए स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी, तभी हमें ट्रेड प्लान करनी है। अदरवाइज हम आराम से अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। या तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ब्रॉड माइंडसेट यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्रिपेयर कर लिया, और ये प्रिपेयर कर लिया कि रेंज में छोटे मूव प्लान करेंगे, उसके ऊपर ही बड़े मूव हम प्लान करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ होता है, जैसे स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, या दूसरे कुछ कंडीशन बनाता है, तब या तो उसको हमें अवॉइड करते हुए चलना है, क्योंकि हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम की रेस्पेक्ट करनी है। या फिर अगर हमारा प्लान करने का मन ही है बिल्कुल, तो उसको हमेशा 25 से 50% क्वांटिटी के साथ हमें प्लान करना है, और टारगेट अल्टीमेटली उसमें हमारे छोटे हो जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं स्टेप 2 पे, जहां पे हमारा व्हेन टू एंटर क्लियर होगा। व्हेन के साथ हमें क्या क्लियर करना है, कंडीशंस। और कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा देखना है हमें लोअर टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम को मैं देखना प्रेफर करता हूं, जो मैं आपके साथ डेली एनालिसिस में शेयर करता हूं। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्यों आए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे? क्योंकि मैं मोस्टली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड प्लान पसंद करता हूं, या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मुझे स्कैल्पिंग वगैरह करनी है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम कभी कभी मैं यूज कर लेता हूं, मोस्टली 5 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूं। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड प्लान करना प्रेफर करते हैं, यानी कि ट्रेड पंच करना, उससे थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, वहां पे हमें जाके कंडीशंस आइडेंटिफाई करके रखनी है। सो सीक्वेंस आपको समझ में आया कि 1 डे 1 वीक टाइम फ्रेम पे तो हमने डायरेक्शन और इंटेंसिटी ऑफ मूव डिसाइड किया। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे कंडीशन डिजाइन करेंगे, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें अपनी एंट्री परफेक्ट मिल सकती है। वहीं पे ओवरऑल डायरेक्शन हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे बाय साइड पे मार्केट अच्छा लग रहा है। सेलिंग में कब अच्छा बनेगा? जब मार्केट 50,000 के नीचे जाता है। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे चलती हुई आ रही है इस तरह से। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्राइडे का चार्ट देखते हुए मंडे के लिए हम प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है कि ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़े हैं, यहाँ पे कंटिन्यू हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, उसी रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट ने एक छोटी सी रेंज बनाई है। अब छोटी सी रेंज बनाई है तो मार्केट फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलता है, तो हम बाय में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इनिशियल डायरेक्शन भी जो हमने फाइंड आउट करा वो बाय साइड पे ही है, तो उसी साइड पे हमें मेन फोकस करना है कंडीशन डिजाइन करते टाइम। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो जो भी यहाँ पे इस रेंज के अंदर में सेलर्स आते हुए नजर आए होंगे, जो भी यहाँ पे इस बीच में सोच रहे होंगे होप ट्रेडिंग करते हुए कि मार्केट बार बार इस लेवल के आसपास से सेलिंग में आया है, तो वापस से यहाँ पे सेलिंग में आ जाएगा, वो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, डायरेक्टली गैप अप में ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे, तो इमीडिएटली हमें बाय साइड पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फ्लैट में ऐसा रहेगा, फ्लैट में ना तो बायर डरने वाला है ना तो सेलर डरने वाला है, तो मार्केट में सब लोग वेट करेंगे। तो उसमें मार्केट जिस साइड पे जाता है, जैसे हमारा डायरेक्शन मेन क्या है, बाय साइड पे, तो उस साइड पे ही अगर मार्केट जाता है तो हम बाय करते हुए चल सकते हैं। और डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तब क्या होगा, ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास मार्केट खुलेगा, दूसरा रेंज में एकदम यहाँ पे सेंटर पार्ट के आसपास हम खुल रहे होंगे, तो फिर यहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट हमें वेट करते हुए चलना होगा कि मार्केट किस साइड पे अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करता है। अगर नीचे जा रहा है तो हम वेट कर लेंगे वहां पे, क्योंकि हमने सेलिंग का तो प्लान बनाया ही नहीं है, सेलिंग के लिए हमने डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया ही नहीं है,
सेलिंग के लिए कब करते हैं आइडेंटिफाई, जब 50,000 के नीचे मार्केट जाता, जैसा हमारा प्लान बना हुआ है। तो हमें तो बाय के लिए प्लान करना है, तो मार्केट नीचे जा रहा है तो हम वेट कर लेंगे, ऊपर जा रहा है तब हम बाय के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। सो हमारी कंडीशंस यहाँ पे डिजाइन हो गई, और यही एग्जैक्ट कंडीशंस मैंने आपको एनालिसिस में भी शेयर करी थी, जहां पे वीकली एनालिसिस हमने डिस्कस किया था मंडे के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, जहां पे डॉट हमारी क्लोजिंग हुई उसी वहां पे क्लोजिंग के आसपास मार्केट ओपन होता है, और फर्स्ट टिक के साथ ही फर्स्ट मिनट में ही नीचे गिर जाता है, जहां पे इस लेवल के आसपास हम डायरेक्टली आ जाते हैं। तो यहां पे सेलिंग के लिए क्या हमने प्लान किया था, नहीं किया था। मार्केट सेलिंग में जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेट। जब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट काम करेगा तब हमें वहां पे काम करना है। सो जैसा कि हमने देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इस तरह से कंडीशन डिसाइड करके रख सकते हैं अपने फेवरेबल डायरेक्शन के साइड पे। अब कंडीशन डिसाइड करते टाइम कुछ प्रो टिप्स का अगर हम ध्यान रखें, तो एक तो बायर सेलर्स की पोजीशन का हमें खास ख्याल रखना है कि कौन प्रॉफिट में बैठा है, कौन लॉस में बैठा है, इस तरह से किसको मार्केट टारगेट कर सकता है। तो जैसे यहां पे आप चेकआउट करेंगे कि ब्रेकआउट लेवल के आसपास हम बैठे हैं, और अगर मार्केट को सेलिंग में जाना था तो यहां से मौका था, यहां से मौका था, यहां से मौका था, और डे बाय डे आप देखेंगे तो सेलिंग की इंटेंसिटी कम होती हुई जा रही है। यहां पे टॉप से इतनी बड़ी सेलिंग हुई, छोटी सी सेलिंग हुई, उससे और छोटी सेलिंग हुई, यहां पे कोई ज्यादा सेलिंग ही हमें देखने को नहीं मिली। मार्केट होल्ड करा, ऊपर ब्रेकआउट करा, वापस से हल्का सा सेलिंग में आया, वापस से होल्ड करा, और अगले दिन तो बिल्कुल ही सेलिंग यहां पे खत्म हो चुकी है। तो हम सेलिंग की साइड पे तो अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते, उस साइड पे कंडीशन डिजाइन अपनी नहीं कर सकते। इसी के साथ जैसा हम सेलिंग के लिए फॉर एग्जांपल प्लान करना भी चाहें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बायर्स के स्टॉप लॉस चाहिए। तो बायर्स के स्टॉप लॉस कहां पे देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हायर साइड पे खड़े हुए हैं, एक छोटी सी रेंज बनाई है, तो इसके अंदर जो बायर्स वगैरह आए उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे जितना ये रेंज की लेंथ है, इतना टारगेट आते आते कवर हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आते हैं, तो यहाँ पे ये सारे जो बायर्स बैठे हैं ये हट जाएंगे ऑलरेडी। उसके बाद और कोई बायर्स जो बचे हैं पोजिशनल, वो अपनी पोजिशन कब कट डाउन करेंगे, सबसे पहले तो जब मार्केट 50,000 के लेवल के नीचे जाता है, क्योंकि ये ऐसा नियर बाय साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे और बायर्स अपनी पोजीशन कट डाउन कर सकते हैं। और जो एकदम पोजिशनल बायर्स हैं, कट्टर बायर्स हैं, जो अपना बड़ा टारगेट और बड़ा स्टॉप लॉस लेके ही निकलते हैं, वो यहाँ पे इस बड़ी सी रेंज के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस देने वाले हैं। तो 3 केस में हमें मोमेंटम मिल सकता है सेलिंग की साइड पे। यहां से अगर निकलते हैं तो छोटा सा मूव मिल सकता है, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिला, जो पहली ही कैंडल के अंदर में कवर हो गया था। दूसरा मोमेंटम कब मिलता, इसके कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम, जब मार्केट 50,000 का लेवल क्रॉस करता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था 50,000 के लेवल के नीचे ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि इतने से मोमेंटम के लिए प्लान करके कोई फायदा नहीं है, जैसा फर्स्ट मिनट में ही मार्केट गिर गया फर्स्ट सेकंड के साथ ही। बाइंग में कब मिल सकता है अच्छा मोमेंटम, कंडीशन डिसाइड करते टाइम हमें क्या देखना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम होल्ड कर रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी मल्टीपल बार हम रेजिस्टेंस ले चुके हैं। दूसरा, नीचे से हम धीरे धीरे करते हुए इस तरह से ऊपर आए हैं, यहाँ पे हायर साइड पे खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू करता है, तो जो भी यहाँ पे पोजिशनल सेलर्स वगैरह होंगे वो अपनी पोजीशन कट डाउन कर सकते हैं। उसी के साथ जैसा आप यहां देखेंगे छोटी सी रेंज में भी यहां पे कुछ सेलर्स आए होंगे, जिनको लग रहा होगा ये रेजिस्टेंस से बार बार यहां पे मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो उनकी भी पोजीशन यहां पे पड़ी होगी। उसी के साथ जब मार्केट ने यहां पे रेंज ब्रेक डाउन करी, मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट टिक के साथ जब मार्केट नीचे गिरा, तो ये छोटा सा मोमेंटम देख के भी यहां पे कुछ और सेलर्स यहां पे ऐड हुए होंगे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाइंग साइड पे हम मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए। तो मेजर डायरेक्शन भी हमारा क्या था, बाइंग साइड पे ही था। कंडीशन भी हम किस साइड पे प्लान कर रहे हैं, बाइंग साइड पे ही कर रहे हैं। बस थोड़ी बहुत सेलिंग अगर आती है छोटे मोटे बायर्स वगैरह को, रेंज वाले बायर्स को यहां पे हटाने के लिए, तब वहां पे हम वेट कर लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं। और अगर फ्लैट खुल के मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकलता, गैप डाउन खुल के मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकलता, या गैप अप खुल के निकलता, तो हम डायरेक्टली प्लान कर सकते थे बाइंग साइड पे। इसी के साथ जब हम सेकंड स्टेप में कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं, तो या तो हम ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं, उससे भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, या फिर अगर मार्केट में किस तरह के सेंटीमेंट बने हुए हैं वो हम समझ लेते हैं, कोई न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट बने हुए हैं। जैसे रिसेंटली अभी वीकेंड पे क्या हुआ, हिंडनबर्ग की न्यूज आती हुई नजर आई, जहां पे उसके बाद सबको लग रहा था कि मार्केट मंडे को तो क्रैश कर जाएगा, बड़ा सा फॉल हमें देखने को मिलेगा या बड़ा सा गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो हर किसी का यहां पे सेंटीमेंट क्या हो गया, हिंडनबर्ग की न्यूज की वजह से सेल साइड पे हो गया। तो उस टाइम पे हमारा माइंडसेट किस साइड पे हो रहा है, बाय साइड पे हो रहा है। तो वो एक एडिशनल कंफर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं कि सब अगर सेल साइड पे हो जाएंगे तो उस टाइम पे मार्केट फॉल नहीं करता है, या सब अगर बाय साइड पे हो जाएंगे तो उस टाइम पे मार्केट ऊपर नहीं जाता है। उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं सेबी के चेयरमैन पे कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे अडानी वाले केस में, और उनके हस्बैंड पे भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। और जैसा कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद हल्का सा फॉल भी कर दिया, तो यहां पे क्या हुआ, जो लोग न्यूट्रल माइंडसेट से भी बैठे थे कि यार चलो देखते हैं क्या होता है, न्यूज का क्या इंपैक्ट रहता है, उन्होंने भी सोचा कि हाँ यार सही चल रहा है मार्केट में, सब लोग बोल रहे हैं क्रैश कर जाएगा, मार्केट फॉल कर जाएगा, हर जगह यही वीडियोस पब्लिश करी जा रही थी लोगों को कि मार्केट क्रैश कर जाएगा।
तो सब सेलिंग की साइड पे जब यहाँ पे गिरता हुआ देख सब लोग सेल करेंगे तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, क्योंकि सभी सेल करेंगे तो वहां पे लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। तो ये सबको भी ध्यान रखते हुए हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है। इसी बेसिस पे मैंने आपसे ये शेयर किया था वीकली एनालिसिस में। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट कर लेना, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि हमें बाय साइड पे यहाँ पे प्लान रखते हुए चलना होगा। जिस भी कंडीशन में मार्केट ओपन होता है बाय साइड पे हम प्लान कर सकते हैं, सेलिंग हम 50,000 के लेवल के नीचे ही कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमें इस न्यूज के बारे में पता नहीं होता, या जैसे बहुत सारी ऐसी न्यूज होती हैं छोटी मोटी जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, तो उस टाइम पे हम ऑप्शन चेन को अगर देख लेते हैं, वहां पे बाकी लोग किस तरह से अपनी प्लान करके गए हैं, तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। सो बेसिकली ये दोनों चीजें हमारे एडिशनल कंफर्मेशन की तरह से, बोनस पॉइंट की तरह से काम करती हैं कि इनको ध्यान रखते हुए हम किस तरह से अपनी कंडीशन डिजाइन कर सकते हैं, फाइनल कंडीशंस। और अगर आप फॉर एग्जांपल अभी बिगिनर हैं, ये सब करने में आपको डिफिकल्टी फेस होती है, तो आप डेली एनालिसिस वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं किस तरह से अपना प्लान रेडी कर रहा हूं अगले दिन के लिए, वो आपको शेयर कर देता हूं। कभी कभी वो भी आपको गलत होता हुआ मिलेगा, वहां पे स्टॉप लॉस भी हमारे हिट होते हुए नजर आएंगे, बट दैट्स फाइन, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। पर किस तरह से हम एक फाइनल डायरेक्शन अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, सब एक साइड पे हो जाते हैं तो मार्केट उस साइड पे काम नहीं करता। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट चलता चलता बाइंग में गया, तो इस टाइम पे तो सब सेल साइड पे माइंडसेट लगा रहे थे। जैसे ही मार्केट यहां पे ब्रेकआउट करना चालू करा, हल्का सा इसके ऊपर टिक लगाना चालू करा, यहां पे आए होंगे सब बाय करने। पहले सबका माइंडसेट सेल साइड पे करवा दिया न्यूज दिखा के, फिर बाय में आया, सब यहां पे ब्रेकआउट करने लगा, तब सबका माइंडसेट बाय साइड पे हो गया, और अब यहां पे मार्केट साइडवेज होता हुआ, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट देता हुआ, करेक्शन देता हुआ क्लोज हो गया। उसके बाद हम स्टेप 3 पे चलते हैं, जहां पे हमें यह डिसाइड करना है कि कब हमें ऑर्डर पंच करना है ट्रेड में एंटर करने के लिए, यानी कि हाउ टू एंटर। इसके लिए पर्टिकुलर हम या तो कोई सेटअप डिजाइन करके रख सकते हैं अपना। रिसेंटली मैंने काफी सारे स्कैल्पिंग सेटअप के ऊपर आपको वीडियो शेयर करी है, उनमें से कई सारे सेटअप ऐसे हैं जो स्कैल्पिंग के अलावा भी नॉर्मल ट्रेडिंग में भी हमारे काफी ज्यादा काम आते हैं। तो या तो आप उन सेटअप्स को यूज कर सकते हैं, या उस टाइप के अपने कोई पर्सनल सेटअप बना सकते हैं। तो वैसे कुछ सेटअप डिजाइन कर सकते हैं, कैंडल के बेसिस पे, कोई इंडिकेटर के बेसिस पे, कुछ भी वहां पे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बेसिकली। अब एंट्री पंच करने में ये सेटअप्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, उसको हम कुछ एग्जांपल से समझने वाले हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब जैसे मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट टिक के साथ ही, फर्स्ट सेकंड के साथ ही गिर गया। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करके चेकआउट करेंगे तो इमीडिएटली मार्केट गिर गया, जहां पे सेल साइड पे तो वैसे भी हमारा कोई माइंडसेट नहीं था, और होता तो भी हम इस मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इतनी फास्ट मोमेंटम 1 सेकंड में ही ये हो गया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया और एकदम धीरे धीरे करता हुआ नीचे आया सेलिंग साइड पे। जहां पे जब ये सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, तो यहां पे एक ऐसा सेटअप लगता हुआ नजर आया जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, जो रिसेंटली मैंने लास्ट वाली वीडियो में ही आपके साथ शेयर किया है, जिसको कहा जाता है कंटिन्यू मोमेंटम रिवर्सल। इसमें क्या होता है, मिनिमम 4 कैंडल अगर सेम कलर की बन जाती है, तो उसके अपोजिट कलर की जहां पे कैंडल बनती है, जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा 5 कैंडल सेम कलर की बन गई, मिनिमम हमें 4 चाहिए होती है। उसके बाद अपोजिट कलर की कैंडल बनी, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलता है, नीचे की साइड पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और यहां पे हम एक अपसाइड का रिवर्सल कैच कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक सेटअप। दूसरा सेटअप जो मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है वो है इनसाइड कैंडल वाला सेटअप, जहां पे प्रॉपर एक कैंडल के अंदर में कैंडल बनती हुई नजर आए, उसका जैसे ही मार्केट जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, दूसरी साइड पे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है और उस साइड पे हम एक ट्रेड एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम लेवल के आसपास 2 सेटअप लगते हुए नजर आ रहे थे। इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे इस कैंडल के आसपास अपनी भी एक ट्रेड पंच करी थी। इसके नीचे छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था, और ये पूरा मोमेंटम मैंने यहां से यहां तक का कैप्चर किया है, जिसमें कुछ क्वांटिटी मैंने इस कैंडल के आसपास बुक करी थी। उसके बाद पूरा मार्केट ऊपर तक गया, वापस से नीचे आया, और जब ये वापस से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके ये रेड कैंडल बनाना चालू किया, रिमेनिंग क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। जिसमें वैसे तो ये सेटअप जो है स्कैल्पिंग का सेटअप था, पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम चेकआउट करते हैं तो 1:6 के आसपास हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। एक बार मैं आपको यहाँ पे प्लेस करके भी दिखा देता हूं। जैसे इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री थी, और यहाँ पे इसके नीचे छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होता, मात्र 75 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था हमारा। और जहां तक मार्केट ने हमें टारगेट दिया वो तो 1:7 के आसपास हो जाता है, 1:7.6 के आसपास। मैंने जहां पे फाइनल अपनी बुकिंग करी वो लेवल था 1:6.5 के आसपास, 6.6 के आसपास। तो दोनों सेटअप यहाँ पे कंबाइंडली अप्लाई होते हुए नजर आ रहे थे। उस वजह से काफी बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। और ये मोमेंटम अगर हम ना भी कैप्चर करें, सिर्फ यहाँ पे 2-3 कैंडल भी अगर हम कैप्चर करके निकल जाते, यहाँ तक का भी टारगेट ले लेते, तो ये भी काफी बड़ा टारगेट हो जाता है, जो कि 1:2 से हमें कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वन वे हमें यहाँ पे 1:3 से भी ज्यादा देखने को मिला। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे 50,300 के आसपास का कॉल लिया था, जिसकी एंट्री मेरी 320 के प्राइस के आसपास हुई थी, और जिसको फर्स्ट क्वांटिटी जो मैंने बुक करी है वो 525 के आसपास करी है, जब इस वाली कैंडल के आसपास हम चल रहे थे यहाँ पे। उसके बाद ये पूरे मोमेंटम में वो प्राइस 680 के आसपास तक गया, और वापस से जब रिवर्स होकर यहाँ पे इस तरह से मैं ट्रेल करता हुआ चल रहा था। ये मैंने आपको ये सारी बातें टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दी थी,
अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट वापस से रिवर्स होने लगा तो 560 के आसपास, इस लेवल के आसपास मैंने रिमेनिंग क्वांटिटी भी एग्जिट कर दी थी, जिसमें आप देखेंगे तो 200 पॉइंट से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे कैप्चर करने को मिले ओवरऑल। और अगर पूरा ओवरऑल टॉप तक हम देखते हैं तो ये प्रीमियम पूरा डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आया। क्या ये प्रीमियम जो डबल हुआ सिर्फ इस सेटअप की वजह से होता हुआ नजर आया? बिल्कुल भी नहीं। जब सारी चीजों को हम एक साथ इनलाइन करके देखते हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या है, बाय साइड पे था, उसके बाद हमने कंडीशन जो डिजाइन करी वो बाय साइड पे करी, उसके बाद हमने जो सेंटीमेंट्स देखे लोगों के वो सब क्या बने हुए थे, सेल साइड पे बने हुए थे। तो हमने क्या सोचा, सेल साइड पे ना जाते हुए हमें कहां जाना है, लोगों से अलग बाय साइड पे। उसके बाद ये सब देखते हुए ऑप्शन चेन को भी मैंने रीड करके आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया था, जहां पे ऑप्शन चेन तो मैंने आपको शो नहीं करी थी, पर वहां पे भी जो हो रहा था वो बाय साइड पे ही हमें सिग्निफाई कर रहा था। तो ये सारी चारों की चारों चीजें जब हमें बाय साइड पे सिग्निफाई कर रही है, फिर भी मार्केट फ्लैट खुल के सेलिंग में जा रहा था हमारे अगेंस्ट में, तो वहां पे हमने पांचवी चीज करी, वेट करना, सेलिंग ना करते हुए वेट करना। उसके बाद जब ये सारी चीजें हमने कर ली, तब जाके जब हमारा सेटअप बना हमारे फेवरेबल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तब हमने एंट्री प्लान करी और फिर हमें ये फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिला इतने छोटे से स्टॉप लॉस में। सो जैसा आपने देखा, एक एंट्री के पीछे मल्टीपल माइंडसेट होते हैं, मल्टीपल साइकोलॉजी होती है, तब जाके एक सक्सेसफुल एंट्री बनती है। तो जो आप लोग पूछते हैं कि किस बेसिस पे मैं एंट्री प्लान करता हूं, इसी बेसिस पे मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूं जब पूरा प्लान मेरा एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आता है। उसमें भी कभी कभी मेरे को स्टॉप लॉस देखने को मिलते हैं। अब जो अभी तक की 3 स्टेप्स हमने डिस्कस करी, इसके थ्रू हम अपनी एक बेस्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेड हम किस तरह से मैनेज करेंगे और उसको एग्जिट कैसे करेंगे परफेक्टली, उसके लिए हम आगे की स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। इतनी सारी बातें सुन के, इतने सारे स्टेप्स देख के आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या करना है इतने सारी स्टेप्स का, हम तो डायरेक्टली जाके अपना सेटअप लगाएंगे और वहां पे हम काम कर लेंगे। तो उसमें सेटअप लगाने में क्या होगा, कभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, कभी आपको लॉस मिलेगा। इसकी एक्यूरेसी, अगर आप प्रॉफिट की एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, लॉस की एक्यूरेसी कम करना चाहते हैं, तो ये सारी बातों को जब आप ध्यान रखते हुए चलते हैं, सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं, डायरेक्शन क्या प्लान करना है, कंडीशन किस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो आपको काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो इस बात को आप ध्यान से समझें कि ये जो यहाँ पे मार्केट है, इसमें हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट कमाने आ रहा है, अपनी अपनी तैयारी करके आ रहा है, अपनी अपनी प्रिपरेशन करके आ रहा है। जब अगले दिन हम मार्केट में जाते हैं, हर कोई अपना प्लान रेडी करके आता है, वहां पे हम बिना प्लान अपना रेडी करे हुए चल जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम कैसे बाकी लोगों से जीत पाएंगे? जब सब लोग वहां पे प्रॉफिट करने आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वहां पे लॉस करने आ रहा हो, हर किसी को पैसा चाहिए। तो जब सब लोग पैसा कमाने आ रहे हैं तो कमाएगा तो अल्टीमेटली वही जिसका प्लान बेस्ट बैठेगा वहां पे। तो हम तो आई बिना प्लान के रहे, तो वहां पे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा या हमारा लॉस नहीं होगा? जो लोग वहां पे घंटों बैठ के एनालिसिस करके मेहनत करके आ रहे हैं, उनको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, और हम तो जा ही वहां पे बिना प्रिपरेशन के रहे हैं, बिना रेडी हुए जा रहे हैं, तो वहां पे कैसे हम वहां पे विन कर सकते हैं? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए चलें। ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें करने में हमें हाफ एन आवर लगता है, बस मैक्स टू मैक्स कभी कभी 1 घंटा हमें लग जाता है, इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा। तो अगले दिन के लिए अगर आप कुछ प्लान करके जा रहे हैं तो अच्छे से उसको प्लान करके जाएं, जिससे कि बाकी लोगों से आपको एक एज मिल सके, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 90% लोग ऐसे ही हैं जो बिना प्लान के अपने आ जाते हैं। फिर उसी चक्कर में उनके इमोशंस भी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है मेरे को क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है। एक कैंडल पे वो बाय करते हैं, अगली कैंडल पे वो सेल करते हैं, फिर वापस से उसको कट करते हैं, कुछ और प्लान करते हैं। तो इस तरह से ना करने की जगह आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बचेगी अगर आप प्लान करके आते हैं तो, और मल्टीपल ट्रेड आपकी सही जाएगी। और जिस ट्रेड में आपका लॉस होता भी है, आपका एसएल हिट होता है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती करी, जिससे आप और भी बेटर कर सकते हैं आगे। तो कई सारे फायदे हैं एक ट्रेडिंग प्लान प्रिपेयर करने के। अब इससे पहले कि हम स्टेप 4 को डिस्कस करें, जो कि है हमारी ड्यूरिंग द ट्रेड हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना है, उससे पहले हम देखेंगे स्टेप 5 को, जिससे कि हमें स्टेप 4 ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। स्टेप 5 में हमने देखा था कि एग्जिट क्राइटेरिया हमें क्या रखना है। तो एग्जिट क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले तो आपका एक स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए और एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये सब कब फिक्स करना है? एंट्री करने से पहले, बिफोर एंट्री आपको ये सब फिक्स करना है, तभी जाके वो आपका पूरा परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान कंप्लीट होगा 100%। एंट्री करने से पहले एसएल भी रेडी है, टारगेट भी रेडी है। अब वहीं पे फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना फिक्स टारगेट सोच लिया कि यार ये टारगेट हो जाएगा मेरा, या कोई पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, तब मैं वहां पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये तो हो गया आपका एक फिक्स टारगेट। अगर आपने फिक्स टारगेट सोच लिया, एसएल तो आपको रखना ही हमेशा फिक्स है, और टारगेट भी अगर आपने फिक्स कर दिया, तब तो आपको स्टेप 4 की जरूरत ही नहीं है। ड्यूरिंग द ट्रेड आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको बैठे रहना है। एक बार एंटर करने के बाद या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा जो कि आपका फिक्स है, या फिर टारगेट हो जाएगा जो भी आपका फिक्स है। पर ऐसा ना करते हुए, टारगेट फिक्स ना रखते हुए आपने सोचा कि मैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हुआ चलूंगा और मैक्सिमम बेनिफिट जितना हो सकता है वो लेने की कोशिश करूंगा, तब जाके आपकी वहां पे स्टेप 4 लगती हुई नजर आएगी, जहां पे ड्यूरिंग द ट्रेड आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, जहां के ड्यूरिंग द ट्रेड आपको मैनेजमेंट देखना है
तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपको कुछ की पॉइंट समझा देता हूं जो कि आपके परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला की पॉइंट तो ये होता है कि अगर आप एक बिगिनर है तो वहां पे आपको बिल्कुल भी ट्रेलिंग को अवॉइड कर देना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ऐसा क्यों है उसका रीजन समझा देता हूं कि ट्रेलिंग में अगर आपका जैसे बार बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, सही से आपको ट्रेल करना नहीं आता, तो आप अननेसेसरी बड़े मूव भी मिस कर देंगे और जो आपको टारगेट दिख रहा था वो भी आपका मिस हो जाएगा। तो जब तक आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम बिगिनर हैं, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। थोड़ा सा बिगिनर टू एडवांस आप होने लगे हैं तब जाके आप वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, इस तरह से फिक्स रखना है कि मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर मेरे को देखने को मिल जाता है तब उसके बाद मैं ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा 1:3, 1:4 इस तरह से कैप्चर करने की, जिससे कि आप बड़ा प्रॉफिट एक कैप्चर कर पाए। तो इस तरह से आपको ट्रेलिंग करना है। कब? जब आप एक बिगिनर टू एडवांस सीरीज में चल रहे हैं। और अगर आप एडवांस हो चुके हैं ऑलरेडी, आपको काफी अच्छा टाइम हो चुका है, तब जाके आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग करने के लिए आप 2-3 क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आपने ट्रेल करना चालू कर दिया, एग्जांपल अभी मैं आपको शो कर दूंगा। दूसरा क्राइटेरिया वही वाला हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड वाला जो अभी हमने डिस्कस करा कि पर्टिकुलर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के बाद में फॉलो करना चालू कर दूंगा। तीसरा क्राइटेरिया हो जाता है मोमेंटम बेसिस पे। पर्टिकुलर मोमेंटम, अगर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, अदरवाइज हम वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना फॉलो करते हुए कट डाउन कर देंगे। तो इस तरह से भी ट्रेलिंग होती है। ये कब आपको करना है, जब आपको थोड़ा एडवांस हो जाए, आप थोड़ा टाइम हो जाए, 6 महीने आपको मार्केट में ट्रेड करते हुए, एक्टिवली ट्रेड करते हुए हो चुके हों। अब जैसा कि मेरे को पर्सनली 1 साल से ज्यादा हो चुका है ट्रेड करते हुए, तो मैं इन तीनों बेसिस पे ट्रेलिंग करना पसंद करता हूं, जिसमें से अगर आप अभी सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये वाली ट्रेलिंग फॉलो करना चालू करना चाहिए। अब होती कैसे है ट्रेलिंग, उसके लिए मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल शो कर देता हूं। जो ट्रेड को हम डिस्कस कर रहे थे उसी ट्रेड में मैंने यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो किया था। किस बेसिस पे किया था आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो हम एक बड़ी रेंज के अंदर में बने हैं, तो इनिशियली जो ट्रेड में एंटर करने से पहला मेरा माइंडसेट था वो ये था कि मेरे को यहां पे एक फिक्स टारगेट लेके निकलना है। इस लेवल के आसपास मैंने अपना टारगेट माना था और रिस्क रिवॉर्ड में एज्यूम करके चल रहा था 1:2 से ज्यादा मेरे को मिल जाएगा, जो कि 1:3.5 के आसपास में यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये मैं मान के चल रहा था कि ये मेरा टारगेट है। अब होता क्या है कि विद इन फ्यू मिनट्स और एक स्मूथ मोमेंटम के साथ, कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ मेरे को जब ये टारगेट मिल जाता है, तब जब आपके साथ ऐसा होता हुआ नजर आए कि टारगेट आपको इमीडिएटली मिल गया, या जितना आपने सोचा था 1:2 आपने सोचा था उससे भी कई ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है इमीडिएटली, स्मूथ मोमेंटम के साथ, फास्ट मोमेंटम के साथ, तब वहां पे आप ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको और भी बड़ा टारगेट देखने को मिल जाए। जैसे मेरे को यहां पे पर्सनली मेरा इनिशियल टारगेट ये था कि मार्केट अगर इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आता है तब मैं यहां पे एग्जिट हो जाऊंगा, पर ये फटाफट से आ गया यहां पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तब मैंने सोचा कि यहां पे थोड़ा सा 1:2 के आसपास, यहां पे जहां पे मेरा 1:2 हिट हुआ था, इसके आसपास मैं ट्रेल कर लेता हूं, ये मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा और इतने प्रॉफिट का मैं ऊपर रिस्क ले लूंगा। तो इस प्रॉफिट का रिस्क लेने का फायदा ये हुआ कि फर्स्ट क्वांटिटी मैंने यहां पे एग्जिट करी है, उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी मैंने इस कैंडल के आसपास एग्जिट करी है, जैसा कि मैंने आपको ऑर्डर बुक भी शो कर दी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लॉट से ही ट्रेड करते हैं या फिर बिगिनर हैं, तो जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपके पास ये लिवरेज नहीं है कि आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सके, तब तो आपको बिल्कुल भी यहां पे ट्रेलिंग को फॉलो नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है जो कि 1:1.5 से लेकर 1:2 तक हो सकता है। ये एक जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड होता है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरुआत में एज अ बिगिनर, क्योंकि ज्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये मैं समझ सकता हूं, मैं खुद भी उस फेज से गुजरा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा होल्ड करना हमारे लिए वहां पे इमोशनल वाइज पॉसिबल नहीं होता है। बार बार हमारे अंदर धक धक होने लग जाती है, हम वहां पे कट डाउन करके भागने की सोचते हैं। तो ये हमें एक जेन्युइन टारगेट रखते हुए चलना है, जैसे ही हमारा अचीव हो जाए उसके बाद हमें कुछ भी नहीं सोचना, वहां पे तुरंत कट करके निकल जाना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बिगिनर होता तो मैं यहाँ पे 1:2 प्लान करता और उसी मोमेंटम में जो मिल गया, जैसे यहाँ पे मैं बुक करके और निकल जाता। फिर आगे क्या हो रहा है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, जब तक कि मेरा दोबारा कोई सेटअप नहीं बनता है। तो फर्स्ट से लेकर थर्ड जो हमने स्टेप डिस्कस करी उसमें हमने एंट्री क्राइटेरिया सीखा, और फोर्थ और फिफ्थ स्टेप जो हमने देखी उसमें हमने एग्जिट क्राइटेरिया देखा। जहां पे एग्जिट करने के लिए फोर्थ कैटेगरी में तो हमने ये देखा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हमें फॉलो करना है नहीं करना, किस केस में हमें कैसे फॉलो करना है, और डायरेक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट का केस हमने फिफ्थ वाला डिस्कस करा। तो ये दोनों एग्जिट का क्राइटेरिया हो जाते हैं। ये जब आपका पूरा कंप्लीट होगा तब आप कह सकते हैं कि मेरा 100% एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान रेडी है। और ये सब होना चाहिए एंट्री लेने से पहले। एंट्री लेने के बाद तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, एकदम रोबोट की तरह आपको बैठ जाना है कि या तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर जैसे मैं ट्रेल करने का सोच के आया हूं तो मेरा ट्रेलिंग लेवल आ जाएगा, तो वहां पे मैं ट्रेल करना चालू कर दूंगा। खत्म हो गई बात। इसमें आपके 99% इमोशंस ऑलरेडी किल हो जाएंगे, जो आपके माइंडसेट को इफेक्ट नहीं करेंगे। एक बार इस तरह से अपना ट्रेडिंग प्लान जरूर फॉर्म करके देखें। एंड अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरीज हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।